अद्विजय मुस्कुराया। राज समझ गया कि उसके मामा उसकी मदद करेंगे। राज फिर बोला, मामा जी तो हम कब राजस्थान निकल रहे हैं? अद्विजय बोला, जब तुम चाहो। अद्विजय की बात सुनकर सब खुश हो गए। डिनर करने के बाद आरोही के लिए एक छोटी सी सेलिब्रेशन पार्टी रखी गई। अनिका और राजवीर जी को उन सभी के राजस्थान जाने वाले फैसले से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अगले दिन वो सभी राजस्थान के लिए निकल गए। सौम्या, मिष्टी और मृत्युंजय तो काफी पहले ही राजस्थान जा चुके थे। आरोही पहली बार उस संगमरमर के महल में गई। महल की खूबसूरती को देख वो जैसे मंत्रमुग्ध ही हो गई। उस हवेली को देखकर धानी भी जैसे चहकने लगी। धानी के चेहरे पर लौट आए नूर को देखकर आरोही का मन खुशी से भर गया। अद्विजय राजस्थान थोड़े समय के बाद आने वाला था। वहीं रात के वक्त जब मिष्टी ने कमरे से बाहर निकलकर एक आवाज सुनी, वो ये देखने चली गई कि बाहर कौन है। वहां एक आदमी को देखकर मिष्टी को लगा कि शायद वो चोर है। वो अकेली उसका पीछा करने लगी। उसने देखा कि चोर महल से निकलकर बाहर झाड़ियों के पीछे जा रहा है, तो वो भी उस ओर बढ़ गई। वह आज काफी रोई थी। उसे दिल में बहुत पछतावा था कि उसने अपने भाई के विश्वास को तोड़ा था। फिर भी वो उसके साथ था। काफी देर रोने की वजह से उसको हल्का बुखार हो गया था, मगर फिर भी वो चोर से लड़ने के लिए वहां चली गई। उसने झाड़ी के पीछे जाकर देखा तो वहां उसे कोई नहीं दिखा, तो वो और आगे जाने लगी। तभी उसके सामने 4 आदमी आकर खड़े हो गए। एक आदमी ने कहा, देखो चिड़िया जाल में फंस गई। ये आवाज जिसकी थी वो गांव का एक गुंडा जग्गू था, जिसकी लंबे समय से मिष्टी पर नजर थी। उसके साथ उसके 3 दोस्त भी थे। जग्गू भैया पकड़ो इस चिड़िया को आओ, कहकर वो दोनों आदमी मिष्टी के आगे पीछे आकर खड़े हो गए। जग्गू ने मिष्टी का हाथ पकड़ा और उसे खींच कर ले जाने लगा। मिष्टी ने उनसे लड़ने की कोशिश की और एक आदमी की तो पीठ पर काट लिया, जिसकी वजह से उस आदमी ने मिष्टी के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। मिष्टी ने उठकर वहां से भागने की कोशिश की, मगर जग्गू ने उसके पैर को पकड़ लिया। उन्होंने मिष्टी के दोनों हाथों को अपने पैरों के नीचे दबा दिया। हम बता रहे हैं, आपने हमारे साथ कुछ गलत किया तो आप बचेंगे नहीं। हम अपने भाई साहब से कहकर हम आप लोगों को बद से बदतर सजा दिलाएंगे, मिष्टी ने दांत पीसते हुए कहा। वो उन लोगों से डर नहीं रही थी। उसकी बहादुरी देख वो चारों जोर जोर से हंसने लगे। जग्गू ने हंसते हुए कहा, ऐसा क्या, तो फिर ठीक है, खा लेंगे तुम्हारे भाई से गोली, मगर एक बार मेरी बाहों में तो आ जाओ। बता रहा हूँ, फिर जिंदगी पर भूल नहीं पाओगी हमें। तभी वहाँ एक आदमी आया। उसने उन सभी को देखकर कहा, कौन है वहाँ पर? अरे लगता है किसी नौकर ने हमें देख लिया है, जग्गू ने झुंझलाते हुए कहा। ये सुनकर उन दोनों लड़कों ने कहा, भैया जी हम 3 हैं और वो 1, चलो देखते हैं उसे। ये कहकर वो आगे बढ़े। उन तीनों के वहां से जाने पर मिष्टी जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। वो भागने लगी, तभी वो एक आदमी से टकरा गई। जब वो घबराकर उस आदमी से दूर हटी, तभी उस आदमी ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने गले लगाकर कहा, छोटी लड़की शांत रहो। ये आवाज पहचान कर मिष्टी ने कहा, अद्विजय जी आप? अंधेरे में खड़ा अद्विजय मुस्कुराया और उसने मिष्टी का हाथ पकड़कर कहा, क्या आपको बुखार है? मिष्टी ने कहा, हाँ शायद। तो यहाँ तुम इतनी ठंड में क्या कर रही हो? जाओ अंदर, कहकर अद्विजय उसे प्रजापति मेंशन के अंदर भेज दिया। अद्विजय को देख वो गुंडे वहां से भागने लगे। अद्विजय ने एक एक को पकड़कर अच्छा सबक सिखाया। चारों अब उठने की भी हालत में नहीं थे। अद्विजय उन्हें जमीन पर ऐसे ही पड़ा छोड़कर वहां से चला गया। अद्विजय ने मिष्टी को अंदर ले जाते हुए नौकरों को बाहर जाने का इशारा किया। जब नौकरों ने 4 आदमियों को बाहर पड़ा देखा तो उन्होंने उसे उन तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं अद्विजय के पास एक मैसेज आया, थैंक यू अद्विजय हमारी बहन पर नजर रखने के लिए। हालांकि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं थी, मगर तुमने मदद की, इसीलिए धन्यवाद। इस मैसेज को देखकर अद्विजय ने अपने फोन को गाड़ी की दूसरी सीट पर रखा। अद्विजय अपने काम से कुछ घंटों पहले ही आ गया था और ये जानकर कि मृत्युंजय वरुण के साथ हॉस्पिटल में था, तो उसने प्रजापति मेंशन पर नजर रखी और आज मिष्टी को खतरे में देखकर वो वहां आ गया था। कार में बैठे अद्विजय ने कार को स्टार्ट किया। उसने एक बार फिर फोन की ओर देखा,
जिस पर आरोही का मैसेज आया था। उसने उस मैसेज को देखा और कार से बाहर उतर गया। अब तक सुबह के 5 बज चुके थे। कोहरा जो कि हर तरफ छाया हुआ था वो छटने लगा था। अद्विजय झील के पास आकर बैठा और अपने हाथ में रखी किसी चीज को देखने लगा। तभी उसी के बगल में एक आदमी आकर बैठा। अद्विजय ने उस आदमी को एक नजर देखा। वो मृत्युंजय था। अद्विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मृत्युंजय, क्या इस बार आपको हमने मात नहीं दी? उसकी बात सुन मृत्युंजय मुस्कुराया और उसने कहा, बिल्कुल नहीं। उसकी बात सुन अद्विजय ने कहा, मृत्युंजय बताओ कि तुम हमारी आरोही का पीछा करना कब छोड़ोगे? आखिर दूसरों की पत्नियों पर नजर रखना एक कुंवर को शोभा नहीं देता। मृत्युंजय ने कहा, जब तक मैं उसे उसके किए की सजा नहीं दी देता। अद्विजय मुस्कुराया और कहा, ठीक है, तो बताओ, सच पता चलने के बाद देखते हैं क्या रवैया रहता है तुम्हारा। मृत्युंजय ने गंभीर होकर कहा, अद्विजय, तुम जितना भी नाटक कर लो, मगर तुम जानते हो कि आरोही तुम्हारे लायक नहीं है। तुम उसे छोड़ दो तो शायद हम दोबारा दोस्त बन जाए। अद्विजय ने कहा, मैंने लायक और न लायक देखकर उसे अपनी पत्नी नहीं बनाया और तुम आरोही के एक बाल को भी मेरे होते हुए छू नहीं सकते। ये कहकर वो वहां से उठा और जाने लगा। तभी मृत्युंजय ने कहा, अद्विजय, तुम्हें शादी किए दिन ही कितने हुए हैं जो तुम्हें उस आरोही के लिए इतना लगाव हो गया? अद्विजय ने मुड़कर कहा, लगाव नहीं, मेरा सब कुछ है। अब वो और अब सपनों में भी उसे नुकसान पहुंचाने के इरादों को छोड़ तो मीरू। मृत्युंजय ने कहा, तुम बचाने की कोशिश करो, मैं मारने की कोशिश करता हूँ। उसकी बात सुनकर अद्विजय के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ गई। उसने कहा, इस खेल को खेलने में मजा आएगा। इतना कहकर वो कार में बैठा और वहां से चला गया। मृत्युंजय उसकी बात सुनकर असमंजस में था, मगर अद्विजय की बातों पर ज्यादा ना सोचते हुए मृत्युंजय ने खुद से कहा, अभी हमें मिस्टी पर ध्यान देना चाहिए। वहीं अद्विजय कार में बैठकर नीलमणि महल के लिए रवाना हो गया। महल पहुंचते पहुंचते सुबह के 9 बज गए थे। अद्विजय को लगा कि आरोही अभी तक उठ चुकी होगी, मगर राज ने बताया कि आरोही आज अभी तक बाहर नहीं आई। तो अद्विजय जल्दी से उसके कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में जाकर जब उसने देखा तो आरोही अभी तक सो रही थी। अद्विजय ने जाकर आरोही के माथे पर हाथ रखा और कहा, आरोही, नींद आ गई, 7 बज गए हैं और तुम अभी तक सो रही हो? आरोही ने उसका हाथ हटाकर करवट ली और कहा, सोने दीजिए ना। उसकी आवाज सुन अद्विजय मुस्कुराया और उसने कहा, क्या तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना? आरोही ने कहा, नहीं, आज मन नहीं है और तबीयत भी ठीक नहीं हुई। और वो ये कहकर फिर से सोने लगी। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और उठकर झट से बैठ गई। सामने अद्विजय को देखकर वो पहले तो हैरान हुई, फिर उसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ गई। उसने अद्विजय को गले लगाकर कहा, आप आ गए? अद्विजय ने कहा, क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूं क्या? वैसे ये बताओ कि क्या तुमने मुझे याद किया? आरोही ने कहा, बिल्कुल नहीं। अद्विजय ने उसकी ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और कहा, फिर सुबह 7 बजे, दोपहर के 3 और शाम के ठीक 9 बजे तुम मैसेज क्यों करती थी? यहाँ तक कि तुम मैसेज करने में 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाती। इसका मतलब साफ था कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही याद कर रही थी। ये कहकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वहीं आरोही ने कहा, देखिए मिस्टर रावत, मेरे पास एक शैतान बेटी है, उसी ने ये शैतानी की होगी। मैं तो आपके ना होने पर अपनी नींद पूरी कर रही थी। ओह, ऐसा है, लेकिन तुम किस बात के लिए इतना सोने लगी हो? ना ही तुम्हें मेरी वजह से रात भर जागना पड़ता है और ना ही तुम कोई भूत हो। देखिए मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर, जब आप लैपटॉप पर रात रात भर काम करते हैं तो खट खट की आवाज मुझे सोने नहीं देती। आरोही ने कहा, ठीक है, आज रात से रात को काम बंद और बीवी की सेवा शुरू। What do you mean by सेवा? आरोही ने कंफ्यूज होकर पूछा। वही सेवा जो अकेले होने पर होती है, तो अब मुझे तुम्हें वो स्पेशल सेवा देनी शुरू कर देनी चाहिए। मम्मा, डैडी, आप किसकी सेवा करोगे? मैं भी आपका साथ दूंगी। कमरे में आती हुई धानी ने कहा। इससे पहले कि हड़बड़ाकर आरोही उठती, पीछे से कुमारधानी के मुंह पर हाथ रख उसे वहां से उड़ा ले गया और साथ में दरवाजा भी बंद काट दिया।
जब कुमार धानी को अपने साथ लेकर चला गया तो अद्विजय ने अपना सर फिर से अपनी खूबसूरत बीवी की ओर घुमाया और बोला, तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हुई? ध्यान क्यों नहीं रहा? खा खुद का। उम्मा मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर में दर्द ही तो है। आरोही की बात सुनकर अद्विजय के चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आईं। उसने गंभीर स्वर में कहा, थोड़ा सा? झूठ, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। अद्विजय, आपको इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है कि आपके पीछे मुझे कुछ हो जाएगा, और मैं जानती कि आपके ऊपर कितना काम है। मुझे राज ने आपके बारे बहुत सी बातें बताया कि आप किसी को आप लापरवाही करते हुए नहीं देख सकते, और ये भी कि गांव के आधी से ज्यादा औरतें आपके और मृत्युंजय की टेक्सटाइल कंपनी के लिए काम करती हैं। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि इस छोटे से गांव में भी लोगों की सोच इतनी अच्छी है, मगर फिर भी हमें गांव वाले कुछ अजीब लगते हैं। अद्विजय ने कहा, आरोही जैसा आपको दिखता है वैसा कुछ नहीं है। गांव की ज्यादातर औरतें कंपनी के लिए बुनाई खड़ाई करती हैं। इस वजह से उनके घरों में आमदनी तो आती है, मगर आदमियों को ये बात पसंद नहीं है। इसीलिए वो इसके खिलाफ भी रहते हैं और नहीं चाहते कि उनकी घर की औरतें काम करें। मगर ये जानकर कि इससे उनके घर में आने वाली आमदनी बंद हो जाएगी, इस वजह से वो कुछ कहते भी नहीं है। मगर आज भी उनकी सोच यही है कि उन्हें औरतों को बढ़ता हुआ देखना पसंद नहीं है। अद्विजय की बात सुनकर आरोही ने कहा, तो क्या इस गांव की लड़कियां पढ़ने भी जा पाती हैं? अद्विजय ने कहा, नहीं, बहुत कम ही जाती हैं। दरअसल जब से कंपनी में औरतों को इस काम के लिए चुना गया है, तो छोटी छोटी लड़कियां भी उस काम के लिए वहां आ जाती हैं। हमें मजबूरन उन्हें वापस ही भेजना पड़ता है। आरोही ने कहा, एक आइडिया आया, हम उन लड़कियों को वहीं पढ़ा सकते हैं, जैसे कि वो कुछ घंटे काम को सीखेंगी, इसी के साथ वहां पर पढ़ भी पाएंगी। क्योंकि अगर हम उनके परिवार वालों को पढ़ाने के लिए बोलते हैं तो शायद वो ये बात न माने। तुमने ठीक कहा, अद्विजय ने कहा, और वो चुप हो गया। अचानक अद्विजय को याद आया कि उसने आरोही से एक सवाल किया था, जिसका आरोही ने अभी तक उसे जवाब नहीं दिया था। इसीलिए उसने दोबारा अपना सवाल किया, आरोही, मैंने तुमसे एक पूछा था कि क्या तुम्हें हमारी याद आई? आरोही ने जवाब में कहा, हाँ, मैंने आपको याद कर रहे थे, मगर सिर्फ इसलिए कि आप शैतान धानी का ख्याल रखिए। ये सुनकर अद्विजय का चेहरा उतर गया। उसने कहा, अभी तुमने ये बात कहकर मुझे नाराज कर दिया है। अब तो एक हफ्ते से पहले मैं तुम्हें इस बिस्तर से नीचे नहीं जाने देंगे। आरोही ये सुनकर नाखुश हुई। अब तुम आराम करो, मुझे रात से कुछ बात करनी है, कहकर अद्विजय ने उसके माथे को चूमा और कमरे से निकल गया। उसे बाहर धानी दिखी। उसने धानी को गोद में लिया तो धानी ने शिकायत करते हुए कहा, डैडी, क्या धानी भी आप दोनों के साथ मिलकर सेवा कर सकती है? नो, आप ये नहीं कर सकते। अद्विजय ने उसे मना किया। धानी उदास होकर बोली, ठीक है डैडी। उसे उदास देख अद्विजय बोला, क्या हुआ एएल, उदास क्यों हो? डैडी, वो अगर मम्मा फिर से काम करेंगी तो वो फिर से बीमार हो जाएंगी। धानी ने कहा। मैं समझा नहीं कुछ, अद्विजय कंफ्यूज होकर बोला। तो धानी ने उसे समझाया, ओफो डैडी, बड़ी दादी माँ ने मम्मा को इस बड़े से महल का काम अकेले करने के लिए दिया था ना, तो मम्मा बीमार हो गई थी। What? And who is बड़ी दादी माँ? अद्विजय ने पूछा। अरे डैडी, बड़ी दादी माँ मतलब आपके डैडी की मम्मा, वो आई हुई है ना, धानी ने समझाया। अब अद्विजय सब समझ गया था। उसने धानी को नीचे उतारा और गुस्से में एक कमरे की ओर बढ़ गया। वहीं उर्मिला देवी अपने कमरे की लाइट्स ऑफ करके एक कुर्सी पर बैठी थी। जब कोई उनके सामने आ खड़ा हुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि कोई उनके पास है, इसीलिए उन्होंने अपनी आंख खोली। अद्विजय, आप आज आपको कैसे हमारी याद आ गई? उन्होंने तंजिया लहजे में कहा। दादी माँ, क्या आपने जानबूझकर आरोही के हाथ को जलाया था? अद्विजय ने सवाल किया। तो उर्मिला देवी हड़बड़ाकर उठी और बोली, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हम भला ऐसा क्यों करेंगे? आपको उसी ने हमारे खिलाफ भड़काया है ना? ये लड़की तो सच में बहुत शातिर निकली। सिया तो भी इससे ठीक थी, मगर ये और इसकी बहन दोनों ने हमें दर्द पहुंचाने का ठाना हुआ है, कहकर वो घड़ियाली आंसुओं बहाने लगी। अद्विजय ने सख्त आवाज में कहा, आपने गलत किया है, आपको इसकी सजा मिलेगी। उर्मिला देवी, वे कहकर उसने उर्मिला देवी का हाथ पकड़ा और उनका हाथ जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कर दिया।
दर्द के कारण उर्मिला देवी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आहा, हमें माफ कर दीजिए, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे, कहकर उन्होंने अपना हाथ पीछे खींचा और अपनी आंख खोल हाथ पर फूंक मरने लगी। अद्विजय, अब से हम आपकी पत्नी को आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे, हमें हमारा सबक मिल गया। ये कहते हुए उन्होंने अपनी आंख ऊपर उठाई, मगर उन्हें अपने सामने कोई नहीं दिखा। उन्होंने हैरानी से कहा, अद्विजय कहाँ है? वो हैरान परेशान होकर कमरे में अद्विजय को देखने लगी। तभी उन्होंने अपने हाथ को देखा, जिस पर कोई निशान नहीं था और तो और कोई मोमबत्ती तक नहीं थी। साथ ही कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद था, तो अद्विजय के अंदर आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। सारी चीजों को जोड़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये बस उनका एक डरावना ख्वाब था। उन्होंने खुद से कहा, इसका मतलब सिर्फ ये हमारा वहम था, मगर वो दर्द अभी भी हमें अपने हाथ में महसूस हो रहा है। वहीं अद्विजय आरोही के कमरे से निकल राज के कमरे की ओर बढ़ गया और उसने दरवाजे पर नोक किया, मगर दरवाजा पहले ही खुला हुआ था, इसलिए अद्विजय अंदर चला गया। लेकिन अंदर कोई नहीं था। वो यहाँ राज और कुमार को डांटने आया था कि उसकी गैर मौजूदगी में उन्होंने आरोही का ख्याल नहीं रखा, मगर अब उन दोनों को ही इतनी सुबह सुबह अपने कमरे में ना देख अद्विजय वहां से चला गया। वहीं मृत्युंजय के बेडरूम में वो आज काफी अच्छी तरह से तैयार हुआ। सौम्या ने पूछा, क्या आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, हमें मिस्टी के होने वाले पति से मिलने जाना है, क्या आप भी चलेंगी? नहीं, सौम्या ने मना किया। हमें आने में देर होगी, तब तक आप क्या करेंगी? मृत्युंजय का सवाल सुनकर सौम्या बोली, क्या आप हमें हमारे एक रिश्तेदार के घर छोड़ देंगे? ठीक है, आप तैयार हो जाइए। ये सुनकर सौम्या खुश हो गई। उसने मृत्युंजय की बात पर उसे हल्की सी मुस्कान ली देखा, फिर उसे कुछ याद आया और बोली, मगर हमारे कपड़े? सौम्या की बात सुनकर मृत्युंजय ने कहा, अभी इसका इंतजाम करते हैं, कहकर उसने अपना फोन उठाया और बटलर को कॉल करके उसे एक साड़ी लाने के लिए कहा। कुछ ही देर में बटलर ने रूम के दरवाजे पर नॉक किया। मृत्युंजय ने उस साड़ी को लिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने उस साड़ी को सौम्या को दे दिया। कुछ ही देर में सौम्या नहाकर उसे पहन कर आई। मृत्युंजय उसे साड़ी में बस देखता रह गया। वहीं सौम्या ने आकर मृत्युंजय के पैर छुए और कहा, चले। कुछ ही देर में वो दोनों अपनी कार से सौम्या के रिलेटिव के घर आ गए। वो भी सौम्या के साथ घर के अंदर जाने लगा, मगर सौम्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मृत्युंजय, आपको काम होगा ना? मृत्युंजय ने कहा, हाँ, मगर हमें आपके साथ अंदर चलना चाहिए। सौम्या उसे अभी भी रोकना चाहती थी। वहीं मृत्युंजय उसके चेहरे के भावों को देखकर समझ रहा था कि कुछ तो बात है, इसीलिए उसने सौम्या का हाथ पकड़ा और दोनों उस घर के अंदर पहुंचे, जहां आधे से ज्यादा सामान फैला हुआ था। सौम्या ये देख जल्दी से दौड़कर एक कमरे में गई, मगर जब वो उस कमरे में पहुंची तो वहां कोई नहीं था। वो उस कमरे से बाहर निकली तो किचन से एक आदमी बाहर आ रहा था, जिसके हाथ में शराब का गिलास था। सौम्या ने उनके पास आकर कहा, बाबा सा हमारी वो कहाँ है? ये सुनकर मृत्युंजय थोड़ा हैरान हुआ। वहीं उस बूढ़े आदमी ने सौम्या के सवाल का कोई जवाब ना देते हुए नशे में धुत होकर सौम्या को देखा और उसके ऊपर गिलास में भरी शराब उड़ेल दी। तो तू भी आ गई मेरी नाक में दम करने, जा। तेरी माँ जहाँ गई है उसी के साथ उसे तो बुलाया होगा उसके आशिक ने। वैसे तू इतने सालों बाद मुझसे मिलने आई है तो कुछ तो पैसे लाई होगी। सौम्या ने उनसे दूर होते हुए कहा, मैं कोई पैसे नहीं लाई हूँ, और मुझे बताइए मासी कहाँ है? उसने पल्लू से अपने चेहरे से शराब पोंछते हुए कहा। उस आदमी ने गुस्से में उसके बाल पकड़े और कहा, तेरी वजह से शराब और बर्बाद हो गई। हुआ तेरी माँ की वजह से सब लोग मुझे नामर्द कहते हैं। ये नहीं समझते कि तेरी माँ है जो मुझे एक बेटा नहीं दे पाई, और तू तेरी शक्ल देखकर मुझे मेरा खून उबलता हुआ महसूस होता है। वो चली गई है तो अब तू निकल यहाँ से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तभी मृत्युंजय वहां आया और उसने कहा, रुकिए। वो चलकर सौम्या के पास आया और उसने उन्हें झटक कर सौम्या से दूर किया। उसने अपने एक हाथ से सौम्या को गले लगाया और कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को छूने की? और हैं कौन आप? उन्होंने कहा, बेटी है वो मेरी।
मैं उसके साथ कुछ भी करूं, इससे तुम्हें क्या? इसकी परवाह है तो लाओ, पैसे दो। बाबा, वो हमारे पति है, सौम्या बोली। क्या कहा पति है मतलब? ये तुझे सोने के बदले पैसे नहीं देता। क्या बकवास है, तूने शादी क्यों की? अरे तू तो लाखों कमा सकती है, भूल गई बचपन में मैंने तुझे बेच के लाखों कमाए थे। हाँ, कहकर वो आदमी जिसका नाम हीरालाल था, वो जोर जोर से हंसा। उसकी बात सुनकर सौम्या अंदर तक कांप गई और वो मृत्युंजय के गले लगे हुए रोने लगी। अपनी पत्नी के बारे में ये सब सुन मृत्युंजय ने गुस्से में कहा, जबान संभाल कर बात कीजिए, वरना आपके साथ जो होगा वो आपने सोचा भी नहीं होगा। मृत्युंजय की धमकी सुनकर हीरालाल का नशा थोड़ा उतर चुका था। उन्होंने कहा, मोह, अब इस लड़की को यहां से लेकर चले जाओ, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं, कोई काम की नहीं है ये। मृत्युंजय ने कहा, इतनी आसानी से नहीं, कहकर उसने अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दिया। सौम्या ने उसका हाथ पकड़ा और नामे गर्दन हिलाई और बोली, वो मेरे बाबा है। सौम्या, ये जरूरी है, जिस आदमी ने अपनी बेटी को बेचा हो वो कैसा बाप, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। अब चलो यहां से, मृत्युंजय ने कहा। सौम्या ने हाँ में सिर हिलाया। फिर वो घर से बाहर निकल जाकर कार में बैठ गई। उसने बस एक बार उस घर को देखा। मृत्युंजय ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें अब कहाँ जाना है? सौम्या ने कहा, मुझे अपनी मासी को ढूंढना है। क्या वो भी तुम्हारे बाबा की तरह है? मृत्युंजय के सवाल पर सौम्या बोली, बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो हमें कई बार बचाया था और वो भी बाबा के अत्याचार की शिकार है। दरअसल सौम्या की मासी नेहा की उसके पिता हीरालाल की शादी तय हुई थी। हीरालाल अक्सर नेहा जी को शादी तोड़ने की धमकी देता और उसके साथ संबंध बनाता। मजबूरी में नेहा उसकी बातें मान जाती, क्योंकि अगर हीरालाल उससे शादी तोड़ता तो उसके परिवार की बदनामी होती, ये सोचकर कि उनकी शादी वैसे भी तो हीरालाल से होने वाली है। ऐसे ही धीरे धीरे नेहा हीरालाल जैसे गिरे हुए आदमी के जाल में फंसती गई। मगर जब नेहा जी शादी से पहले ही गर्भवती हो गई तो इससे समाज में उनके परिवार की बहुत बदनामी हुई। मगर किसी ने हीरालाल पर सवाल नहीं उठाया, यहाँ तक कि हीरालाल ने नेहा से शादी करने से मना कर दिया था और इल्जाम लगाया कि नेहा किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है। उनके ठुकराने की वजह से किसी ने नेहा पर विश्वास नहीं किया और वो समाज में चरित्रहीन साबित हो गई। मगर नेहा का बच्चा पैदा ही मरा हुआ। वहीं हीरालाल की शादी निहारिका जी से हुई। उनको कई बेटियां हुई। उन्होंने सौम्या के जन्म के बाद बहुत ही बुरी स्थिति में उसे पाला, वो उसे पढ़ा तक नहीं पाई। हीरालाल अब उसकी माँ को हर रोज ही मारते थे, क्योंकि भले ही वो खुद जानते थे कि सौम्या उनकी औलाद है, मगर उनके दोस्त और समाज उनके दिमाग में हमेशा ये बातें भरते रहते कि निहारिका का किसी से अफेयर है। लोगों की ये बातें हीरालाल के कानों में गर्म शीशे की तरह चुभती और वो नेहा और निहारिका दोनों बहनों से नफरत करते थे। एक दिन अपने गुस्से के चलते उन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी सौम्या को कोठे पर बेच दिया था। उसे वहां से बचाने वाली नेहा ही थी। निहारिका को जब ये बात पता चली तो वो अपनी बेटियों को लेकर मुंबई चली गई और उसने अपने पति को मरा हुआ मान लिया। वो सारी बातें याद कर सौम्या ने मृत्युंजय से कहा, हम अपनी मासी से मिलना चाहते हैं, शायद वो हमारे मामा के घर होंगी, क्या आप हमें वहां ले चलेंगे? और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और